हाँ जी, अच्छा मोहतरम, कल वो कौन सा पेज था जो हम सवाल करते करते 264 कल वाला सवाल दोबारा पढ़ें। रोज लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम डी कमीशनिंग या डिसमेंटलिंग को पढ़ने लगे हैं IAS 12 के एतबार से, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ येलो वाली लाइन पढ़ूंगा ताकि अकाउंटिंग वालों के एतबार से वर्किंग्स करके इजी मार्क्स ले लें। रोज लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, पेज नंबर 264। In this respect, the following information has been gathered. Details of fixed assets are as follows. 1 जनवरी को हमने प्लांट खरीदा है 250 मिलियन का, इसको डेप्रिशिएट करना है हमने 6 साल। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इसको डिसमेंटल करना है 6 सालों बाद 50 मिलियन का। अकाउंटिंग वाले 250 को डेप्रिशिएट करेंगे या 250 जमा 50 की पीवी? 250 जमा 50 की पीवी। तो कल वाला मैंने नोट कर लिया आपके आने से पहले, वो जरा देख लें। आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड की इस साइड पे नहीं देखना, आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड की इस साइड पे देखना जी। कल वाला मैंने नोट कर लिया है। अकाउंटिंग वाले 250 पे एसेट बुक करेंगे या 250 जमा 50 की पीवी? तो लॉजिक की थोड़ी बात करें तो अकाउंटिंग वाले 250 जमा 31.5 को 281.5 को एसेट बना के डिप्रिशिएट कर देंगे, और जो 31.5 और 50 का डिफरेंस है वो है 19 रुपए के करीब, वो इंटरेस्ट है, उसको आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटिंग वाले 6 सालों में इंटरेस्ट में डाल देंगे। तो अकाउंटिंग वाले भी अल्लाह का शुक्र है क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाले 250 को भी डेप्रिशिएट करेंगे, 50 की पीवी को भी डेप्रिशिएट करेंगे 31 को, और बाकी जो 19 बच जाएगा उसको इंटरेस्ट के नाम से डाल देंगे। तो अकाउंटिंग वाले भी इंशाल्लाह 6 सालों में पूरा 300 किस में डाल देंगे? खर्चे में डाल देंगे। ये किसकी बात हो गई? अकाउंटिंग वालों। और अब थोड़ा सा IAS 12 के एंगल से मुझे बता दें, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एज ऑन 31/12/17? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी? अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में क्या डाला? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को करंट टैक्स की वर्किंग में उल्टा दो। अब किसके एंगल से पढ़ लें? टैक्स वालों के एंगल से। द डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस व्हेन पेड। टैक्स वाले इसको कब माइनस करने देंगे? जब कभी पे होगी। पे कब होगी? 6ठे साल, इसलिए अभी छोड़ें। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट फॉर ओन्ड एसेट्स इज 10% ऑन रिड्यूसिंग। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द कॉस्ट एज पर टैक्स रूल्स? टैक्स वाले तो प्रोविजन को मानते ही नहीं। व्हाट इज कॉस्ट एज पर टैक्स रूल्स? ये बुक पे लिख लें। कॉस्ट एज पर टैक्स रूल्स विल ऑलवेज बी 250। इट विल नॉट बी अ पीवी ऑफ 50। टैक्स वाले पीवी ऑफ 50 को नहीं डालेंगे। कॉस्ट एज पर टैक्स रूल्स विल बी 250। चलें जी, टैक्स वालों को टी काउंट बना लें। टी काउंट बना लेते हैं, जैसे भी करना कर लें। मेरे ख्याल से टी काउंट की जरूरत नहीं है, सांस की कैलकुलेशन है। टैक्स वालों का टी काउंट बना लें। वेले बैठे हैं, टैक्स वालों का टी काउंट बना लें। टैक्स वालों का टी काउंट ऐसे मेरे पास ये जहां जगह पड़ी हुई है, यहां जगह पड़ी हुई है, उधर ही बना लेता हूं। टैक्स वालों का टी काउंट बताएं जी। पीपी एज पर टैक्स रूल्स। एडिशंस कितनी है जी? 250 को या 50 की पीवी को लिफ्ट कराऊं या 50 को 6 साल बाद देखेंगे? तो टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन
माना कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लेकिन पहले साल तो कॉस्ट पे रेट लगेगा ना 10%। जी। कितना हो गया 25 कैरी डाउन 225। 225। बस टैक्स वालों की बीवी और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 25। बोले ना, टैक्स वालों की बीवी और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। जी भाईजान, टैक्स वालों की बीवी और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। ऐड नहीं पुत्र, ऐड नहीं, लेस टैक्स वालों की 25। डन। ये बता दें प्रोविजन की टैक्स बेस क्या होगी? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन सब की टैक्स बेस जीरो। अब टैक्स वालों की नजर से एडजस्टमेंट को जरा फाइनल टच दे दें। टैक्स वाले 250 को मानेंगे या 250 जमा 50 को, या 250 जमा 50 की पीवी को, या 250 को, और उसमें से डेप्सिशन रिकॉर्ड कर देंगे और उनके कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। तो टैक्स वाले प्रोविजन को मानते नहीं तो एसेट की कॉस्ट में डालेंगे नहीं। तो ये टैक्स वालों की डब्ल्यूडीवी आ गई और ये प्रोविजन की डब्ल्यूडीवी आ गई। आगे वो उसी तरह कर लीजिएगा। ये एसेट है, इसकी कैरिंग अमाउंट ग्रेटर है, ये लाइबिलिटी है, इसकी कैरिंग अमाउंट ग्रेटर है, वो सारा रूल उसी तरह लगेगा। मैं भी आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा हूं, वो क्या होगा? ये कौन सा साल है मेरा? प्रॉफिट मुझे पता नहीं, टैक्सेबल प्रॉफिट भी मुझे नहीं पता, छोड़ने पर जरा। अच्छा, ये 17 का साल है। दूसरा साल कौन सा होगा? 18 का। करंट टैक्स की वर्किंग 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठा साल होगा। अब मुझे जरा सोच के बताएं, छठे साल डिसमेंटलिंग के साथ क्या सलूक करना है? द डिसमेंटलिंग विल बी अलाउड व्हेन, और पे कब होगी? छठे साल जब प्लांट डिसमेंटल हो रहा होगा। तो छठे साल डिसमेंटलिंग, देखिए ना, 50 को तो आपने लिफ्ट कराई नहीं थी, आपने बैलेंस शीट में भी नहीं फेंका 50 को, और 50 को आपने फौरन भी खर्चे में नहीं बुक किया। क्यों नहीं किया फौरन खर्चे में बुक 50 को? अभी पता ही नहीं कितना खर्चा होना है, वो तो अंदाजा लगाया हुआ हमने। और जब छठे साल हम 50 की पेमेंट करेंगे तो ये 50 की पेमेंट क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है छठे साल की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी आएगी, छठे साल का इंटरेस्ट भी आएगा, छठे साल की टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन भी आएगी, वो सारा उसी तरह आएगा। लेकिन छठे साल की एक्स्ट्रा चीज लेस होगी, दैट इज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। चलें, सो दैट वाज हाउ। अगर आपने तस्वीर लेनी है तो IAS 12 विद इफ्रिक 1 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी की इंटरप्रिटेशन नंबर 1, और ये पेज कौन सा है किताब का? 264। और आपने तस्वीर लेनी है, इसके बगैर लेनी है, ये कुछ और है। सोल्यूशन में यार नजर मार लें, सोल्यूशन में भी मैंने इस तरह किया हुआ है, जाके देख लें सोल्यूशन में, ये 50 लेस किया हुआ है आपके समझाने के लिए। नजर मारें, 270 सोल्यूशन में जाके नजर मारें, 50 टिक करें जरा सोल्यूशन में, मिल गया? सोल्यूशन में जाके देखें, टी काउंट भी बना हुआ है 250 और वो वाला। सोल्यूशन में एवरीथिंग इज डन। हाँ, टेम्परेरी डिफरेंस है। हम लोग 50 को कैसे खर्चे में डालेंगे? 31 को डेप्रिसिएशन के नाम से, बाकी को इंटरेस्ट के नाम से। और वो लोग 50 को कैसे खर्चे में डालेंगे? जब कभी 6 साल बाद पे होगा। चलें जी, इट्स ओवर। टैक्स बेस कल हमने निकालनी थी, वो आज हमने निकाली। I am here again to waste your 40 minutes। तो एक सवाल और जरा कर लेते हैं आज इफ्रिक का।
ताकि ज़रा रिवीजन हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं पहले तो पेपर में क्या देखना होगा कि कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है या रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है तो वो एंट्रीज जो मैंने लैपटॉप पे लिखी थी आज मैंने इधर लाके लिख दी हैं। अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है और मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं या इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से प्रोविजन बढ़ रही है, तो एंट्री थी एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एसेट को हिट करना है, एसेट को। और अगर मजदूर कम पैसे मांग रहे हैं तो प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट। इसके मैं 3 सवाल व्हाइट बोर्ड के ऊपर करा चुका हूं। एक दिन कराया था, एक दूसरे दिन कराया था, एक कल तीसरे दिन कराया था। इसके 3 सवाल हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल का सिर्फ हमने 1 सवाल किया हुआ, तो आज रिवैल्यूएशन मॉडल का दूसरा सवाल करेंगे। लेकिन ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, मैं इनको थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह प्रोविजन के एंट्रीज में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज जरा IAS 16 वाली रिवाइज करा दें। रिवैल्यूएशन ये इफ्रिक की एंट्रीज नहीं है, ये रिवैल्यूएशन की IAS 16 की एंट्रीज हैं। सरप्लस आम हालात में किधर जाते हैं? एसेट डेबिट, सरप्लस इन OCI। और लेकिन अगर पहले से लॉस पड़ा हो तो लॉस क्रेडिट और सरप्लस क्रेडिट, एसेट डेबिट। और रिवैल्यूएशन लॉस आमतौर पे कहां जाते हैं? लेकिन अगर पहले से सरप्लस पड़ा हो, सरप्लस खत्म करें, लॉस रिकॉर्ड करें और एसेट क्रेडिट। तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, ये लायबिलिटी की नहीं है। लायबिलिटी की इंशाल्लाह मैं इधर काट के ना खुशी और गम लिख के वो बाद में करवाऊंगा। अगला सवाल कौन सा बनता है हमारा, वो निकाल लें। पेज नंबर 700। 4 हो गया था कल, नहीं 4 नहीं था। पेज 700 क्वेश्चन 4। कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? रिवैल्यूएशन। पेज 700। A company has installed a plant on seashore. It has agreed to restore the site at the end of agreement. Other relevant information is as under. It was purchased and installed on यकम जनवरी। आज इसके मैंने आपको सवाल होमवर्क में देने मैंने कहा था। 2 सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, एक कॉस्ट मॉडल वाला, एक रिवैल्यूएशन मॉडल वाला। On यकम जनवरी it was purchased and installed on यकम जनवरी 2012 when the prevailing interest rate in the market was 12%. Cost of plant was हटाऊं काली पट्टी? एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन यकम जनवरी 12 बीवी कहां से आ गई? पीवी हर जगह। द पीवी वॉज 129.9424। द पीवी वॉज 129.24। क्लियर? तो 12 साल के बाद जो मजदूरों को पैसे देने हैं उनकी क्या दे दी इसने? पीवी दे दी। तो पीवी निकालने की अब जरूरत है? नहीं। तो आइए बस स्टार्ट करें सवाल। अच्छा, इस सॉल्यूशन हम ना पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाएंगे, ये पहले प्रिंसिपली एग्री कर लेते हैं। और दूसरी बात, सॉल्यूशन के अंदर पॉइंट के बाद कहीं 2 डिजिट लगे हुए हैं, कहीं 1 डिजिट लगा हुआ है, तो सॉल्यूशन की एंट्रीज को मैं बाद में सही करा दूंगा। हम सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट यूज करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। जी, सॉल्यूशन में देखो तो 2 डिजिट ही लगे हुए ना, किसी को पे कहीं 1 लगा हुआ है। किसी क्लास के बच्चों ने वो करवाया था, लेकिन आप लोग सिंगल डिजिट अप्रोच चलवाइएगा। एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L और प्रोविजन। लेकिन आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, जो घर बैठे हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप लोग इंशाल्लाह जुमे तक मेरे साथ हैं। और यही सोच के मैं खुश होता रहता हूँ। ओके जी, क्या मिलेगी? ये बड़ी ईद है भाईजान। यकम इधर गोश्त में, यकम जनवरी 12। 800 जमा 129.2। अच्छा,
यार अगर सवाल वाला पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर रहे हैं तो हम भी अगर कर लें तो क्या हर्ज है। ये तो मैंने बात कर दी थी 0.24 पढ़े बगैर। अगर मैं 0.24 मिसाल के तौर पे पढ़ता हूं तो मेरा ये मशवरा चले फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर लें, लेकिन अगर आप पेपर में एक भी कर लेंगे तो मसले वाली बात नहीं है। अच्छा अभी 2 करूंगा इंशाल्लाह मैं। अब मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बताएं यार पीवी गिवन है तो पीवी से ही सवाल चलाएं। नहीं यार मुश्किल हो जाएगा, हमने बार बार ना एफ वी को डिस्काउंट करना होता है, हमने बार बार एफ वी को डिस्काउंट करना होता है। तो सवाल वाला बने ओवर एफिशिएंट, और सवाल वाले ने क्या कहते पीवी मेरी तरफ से, जैसे लोग कहते हैं ना पीवी मेरी तरफ से, तो सवाल वाले ने कहा पीवी मेरी तरफ से। तो जब सवाल वाले ने कहा पीवी मेरी तरफ से तो हमने कहा सॉरी आई नीड एफ वी, आई डोंट नीड पीवी, आई नीड फ्यूचर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं, आई नीड फ्यूचर वैल्यू। तो इस सवाल में हमने अपनी मादरी जबान में लिखा कि जिस सवाल में पीवी होगी तो मैं नहीं मैं, तो मैं खुद फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा। मैं खुद, जोर किस पे है, मैं खुद पे। जिस सवाल में पीवी गिवन होगी तो मैं खुद फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा। मुझे कौन रोकेगा फ्यूचर वैल्यू निकालने से, मुझे कौन रोकेगा फ्यूचर वैल्यू निकालने से। मैं तो, बात बढ़ गई है। ओके अच्छा जी चलो निकालें। चलें जी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 129.24 इंटू 1.12 रेज टू पावर -8। नहीं, आप कोई बोंगी मरवाना चाह रहे थे पर माइनस के आपने बस ना ऊपर ये डंडा डाल देना है, माइनस के ऊपर ये डालना है तो क्या बन जाएगा प्लस। तो जवाब बता दें क्या है, 320। मैं खुद पे जोर है, बोलो मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं। इससे ना गुरूर खत्म होता है ये फिक्रा बार बार बोलने से, वरना अक्सर आप बोल रहे होते हैं मैं तुझे बताता हूं, तो इसलिए ये बोलते रहा करें मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं। किताब के पहले सफ़े पे लिखने जरा सारे, साथ वाले ने किताब ले लेनी, अच्छी तेरी नहीं है तो फिर मेरी है। मोबाइल डालेंगे कवर में घर वाले साथ? अच्छा कह देंगे तो डाल देंगे। अच्छा चलें जी, नहीं चलो आप फिर बोंगी मारते हैं हम रज के, हम फिर हमने फिर पहले वो निकाल ली, अब हम इससे फिर वापस आएंगे। इसे कहते हैं पहुंची हुई सरकार। 3 इंटू 1.12 -8। चलो लगा दे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 129.24। आठ सौ जमा 129.24 29.24। एंट्री बता दें। एसेट डेबिट 929.24, कैश क्रेडिट 800, प्रोविजन क्रेडिट 129.24। ये क्या नाम, इधर रेहान नाम है उसका। रेहान यार कोई हिजा करो, कल की क्लास में आ जाओ। किधर है घर उसका? तो
रेहान कल की क्लास में आ जाना, और अपने दोस्तों का नाम बताते रहें जल्दी जल्दी। अली गुजर सर। अली गुज्जर साहब भाईजान कल तशरीफ ले आए, आपकी मेहरबानी। और जी अमार अब्बास, उधर माइक दे दें जी। अमार अब्बास मेहरबानी यार, कल तशरीफ ले आए। अमार अब्बास आया हुआ है। अजीम मेहरबानी कल तशरीफ ले आए, उधर माइक पकड़ाएं दूसरी क्लास में। शादाब मोहतरम कल आ जाएं खुदा के लिए। अक्सान साहब मेहरबानी आपकी आ जाएं, माइक पकड़ाएं उधर। फैजी भाईजान खुदा के लिए तशरीफ ले आए। शीदा टल्ली भाईजान खुदा के लिए तशरीफ ले आए कल। मन्ना गुज्जर भाईजान खुदा के लिए कल तशरीफ ले आए। उस क्लास में किसी ने नहीं बुलाना किसी को यार, इतनी भी क्या बेरुखी है। चलें जी, उस क्लास में माइक नहीं पकड़ाया शायद किसी ने, इस वजह से। 929 पॉइंट डिवाइडेड बाय 8। भाईजान बता दें उस क्लास से किसी का नाम। 1116 मिनहाज साहब खुदा के लिए कल तशरीफ ले आए। फरहान साहब खुदा के लिए कल तशरीफ ले आए। आठ सौ 813.08। चलें जी, जो घर बैठे हैं एक दफा जरा खड़े होके बैठे मेरे कहने पे, जल्दी 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 जल्दी, जरा मानने में खैर है। चलें आप बैठ जाएं। चलें अच्छा, अब वो प्रोविजन निकलवाएं आप, 320 पता चले कल आपके साथ ये हो रहा हो। अच्छा 320 इंटू 1.12 कितने साल हो गए? 1 साल हो गया सीए शुरू किए, पक्की बात। अच्छा एसर खरीदे हुए कितने साल हो गए? 1 साल। टोटल 8 साल, रिमेनिंग 7 साल जी। 144.75। छोटी बहन आ गई, किसकी? डेप्रिसिएशन की जी। 15.51। मेरा इधर लाओ। Useful life of the plant is 8 years and the company follows the सीधा लकीर तरीका ऑफ घिसना। 0.5 ऑन 31 दिसंबर 2012। और पहले जानने तो दे वहां। हम पहुंचे हुए हैं, हम पहले 31 दिसंबर 12 पे पहुंचे हुए हैं। ऑन 31 दिसंबर 12 द प्लांट वॉज रिवैल्यूड एट 690 नेट ऑफ रिस्टोरेशन। चलिए ये भी आज रिवाइज हो गया, नेट ऑफ रिस्टोरेशन। हमारा जो वैल्यूअर है ना, जरा जहन में प्रॉपर्टी डीलर लाएं, हमारा जो वैल्यूअर है वो वैल्यूअर ना कभी कभी वैल्यू जो निकाल के देता है वो वैल्यूअर, उसको चाहिए कि वैल्यू डीकमीशनिंग डाल के बताए। तो इसको कहते हैं एसेट की प्राइस, इसे कहते हैं डीकमीशनिंग, इसे कहते हैं ग्रॉस टाइप कोई चीज। तो अगर पेपर में वो कह देना ये डीकमीशनिंग से नेट है, तो फिर ऐसी सूरत में आपने डीकमीशनिंग डाल के फेयर वैल्यू बताना है। तो ऑन 31 दिसंबर 12 द प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 690। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो जरा जरा अगर कभी एसेट रिवैल्यू होगा तो हम ब्लू मार्कर यूज करेंगे और हम रिवाइज सीए की बजाय रिवैल्यूड अमाउंट का लफ्ज लिखेंगे, और एसेट का बढ़ना या कम होना सरप्लस या P&L में जाता है। ये जरा कैमरा इधर रख दो, किसी ने पिक लेनी है। चलें जी, ले आओ इधर। हाँ जी भाईजान, 31/12 रीवैल्यूड अमाउंट नेट कितनी है? 690। यार हम खड़े किधर हैं? सेम डेट पे, तो इसलिए प्रोविजन इसमें शुरू वाली या इस डेट वाली? जमा 1 44.75
834.75। क्लियर? अब ना एक बात याद रखिएगा, जब भी एसेट रीवैल्यू होगा ना, रीवैल्यू, तो एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो ये या ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है ना, एसेट रीवैल्यू हो रहा है, डीकमीशनिंग या डिस्काउंट रेट नहीं, एसेट रीवैल्यू हो रहा है। तो शुक्र है चीजें थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा आ रही हैं। अगर एसेट बढ़ रहा है तो ये या ये, घर बैठे जरा ऊंची से बोलें, एसेट बढ़ रहा है तो ये या ये। चलें जी, 31/12/12 रीवैल्यूएशन सरप्लस 21.67। अच्छा, अगर सरप्लस की एंट्रीज किसी को भूली हुई है ना, तो वो IS 16 वाली एंट्रीज होती हैं। सरप्लस पहले कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। चलेंगे, एसेट डेबिट सरप्लस OCI 21.67। मजदूरों ने कोई ज्यादा पैसे मांगे हैं? हम वक्त गुजर गया हमारा या अभी उधर ही खड़े हैं? अभी उधर ही खड़े हैं। ये ना थोड़ी प्रैक्टिस आपको इन सवालों की करनी पड़ेगी जो आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वरना कई दफ़ा कुछ गलती हल्की फुल्की आप कर सकते हैं। चलें जी, 31/12/12 को रिवैल्यूएशन होगी। अब सवाल में आ जाओ, पहले वहीं रखो। नहीं, अभी 12 की डिवीजन तो निकल आई हुई है। अब सवाल हमें किस वक्त कुछ करने को कह रहा है? मुझे पहुंच तो लेने दे, पहले वहां पहुंच तो लेने दे। वहां अगर कहीं आग लगी हो तो दूर से देख कर नहीं फूके मारेंगे। अच्छा चलें जी, अब 13 का साल शुरू करने, तो पहले वहां पहुंच लेने दे। डिवीजन निकालते हुए डेट नहीं लिखनी जी। इस प्राइस को कितने साल अभी गुजर चुके हैं? 1 साल गुजर चुके हैं, 1 साल गुजर चुका है, तो रिमेनिंग 7। इस प्राइस को 7 साल में खत्म करें। 834.75 डिवाइडेड बाय 7। इस तरह ना पेपर में लिखिएगा, डेप्रिसिएशन ओवर 7 years लिखाइएगा लफ्ज, क्योंकि इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा एक एक चीज को शो करते हुए। डेप्रिसिएशन ओवर 7 years भी लफ्ज चलेगा। 21.67 डिवाइडेड बाय 7, 1125, 3.10। अब डेट लिख लें और वो प्रोविजन निकाल लें। CA 71 715.5 18.57 अगली फिगर खुद निकालें जरा, सबको निकालें। कितने साल गुजर गए? 12, 13। अब बता दें 2 साल गुजर गए, कितने साल रह गए मेंटल होने में? 6 साल बाद मेंटल हो जाना है। इंटू 1.12 रेज़ टू पावर 160 17. यहां लिख दें स्लैश इंटरेस्ट। अब जाके देखते हैं 31/12/13 को क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे इन एंट्रीज का इफ्रिक वाला वर्जन करवा दें। ये तो IS 16 वाला वर्जन था, इनका इफ्रिक वाला वर्जन करवा दें। एक तो खुशी होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक खुशी होती है डिक्रीज इन प्रोविजन।
अगर लायबिलिटी कम हो रही है और आम हालात हैं तो प्रोविजन डेबिट और खुशी नोसीआई क्रेडिट। अगर मजदूर कम पैसे मांग रहे हैं और पहले से कोई नुकसान पड़ा है तो नुकसान को क्रेडिट करके खत्म करें और बकाया खुशी बुक करें और लायबिलिटी कम कर दें। असल में अब ये फाइनल वर्जन बनेगा एंट्रीज का। तो सिंपल मैं एसेट को काट के प्रोविजन लिख रहा हूं। रिवैल्यूएशन लॉस को काटें, गम, इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ानी है और आम हालात हैं तो P&L में बुक कर दें, P&L डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। ये नोट कई दफा करवाएंगे हैं। अच्छा जी, लायबिलिटी बढ़ानी है, पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है तो गम रिकॉर्ड करना है, पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, सरप्लस को खत्म करें, गम बुक करें और लायबिलिटी बढ़ा दें जैसे कि बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिएगा जरा, ये वर्जन है अब एंट्रीज का। ये इफ्रिक 1 बन गया। इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये मैं लाइन लगा देता हूं ताकि जरा गम अलग नजर आए, तो ये अलग। चलें अब सवाल में देखते हैं क्या है। ऑन 31 दिसंबर 13 इट इज एस्टिमेटेड दैट साइट रिस्टोरेशन वुड कॉस्ट 550 मिलियन एट द टाइम ऑफ, ये शुक्र है फ्यूचर वैल्यू है, ये शुक्र है फ्यूचर वैल्यू एट द टाइम ऑफ डीकमीशन। इसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, फ्यूचर वैल्यू है। कर दें यार सॉल्व। 31 12 13 लिखें, रिवाइज सी है लिखें, जल्दी करें जरा, 1 मिनट लगाएं। मार्कर रेड, इकतीस 12 13 रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अच्छा जी, क्या चीज चेंज हो रही है? एसेट की प्राइस चेंज हो रही है या प्रोविजन? तो फिर किस कॉलम से शुरू करूं, एसेट से शुरू करूं या प्रोविजन से शुरू करूं? और अगर प्रोविजन से शुरू करना है तो ये या ये हिट होगा। इधर देखें जरा सारे, अगर एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो यहां से शुरू करना है रिवैल्यूएशन गेन लॉस निकालने के लिए, और फिर ये या ये हिट कर देना। अगर मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं या इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं तो यहां से शुरू करने और ये या ये हिट कर देना। हिट सही होनी चाहिए, जरा दूर तक लगे। 550 जी मोहतरम, 320 की जगह 550 into 1.12 खुदा ना खास्ता पेपर में 550 ना दे और कह दे प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 130, तो फिर 320 जमा 130 550 ही इधर आएगा ना। लेकिन अभी तो अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसे ही बताता है कि 12 सालों बाद या 8 सालों या 10 सालों बाद इतने पैसे देने। तो जी 550 इज माय प्रोविजन इनटू 1.12। अच्छा मुझे जरा डेट देख लेने दें, डेट वही है तो रेस टू पार चेंज करने की अब जरूरत नहीं है। -6 278.65 अब इसको ना अप्लाई करना सीखें, टाइम पे आया करें सारे, इसको अप्लाई करना सीखें। लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, आम हालात हैं या सरप्लस पड़ा हुआ है?
आम हालात हैं या सरप्लस पड़ा हुआ है? चलें जी, अब मुझे आप इधर देखे बगैर जरा वैसे ट्राई करते हैं। मुझे बता दें लाइबिलिटी बढ़ रही है तो गम कितने? 6.53। अच्छा मोहतरम, इसको नेगेटिव में नहीं लिखना, ये असल में गम नहीं है, ये लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से गम है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो इसलिए ये पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, इस गम को पहले खुशी खत्म करने में इस्तेमाल कर दें और फिर भी बच जाए 97.96। 97.96। ये क्या बचा है? गम है, गम है, गम है बबलूज, गम है। एंट्री बताएं। प्रोविजन क्रेडिट, सरप्लस खत्म पूरा, और P&L डेबिट। DONE डन। चलें जी। अच्छा मुझे बताएं, जब इधर हिट आनी थी तो इधर या इधर पढ़नी थी ना, तो फिर इधर डैश जी 71 5.5 31 12 13 चेंज इन एस्टीमेट। ना इसको चलाओ, इसको चलाओ, देखो कितना बैलेंस है। इसको फिर आपने ट्रांसफर करना होता है, लेकिन इसकी एंट्री नहीं करनी होती है, वो लॉस टाइप की चीज़ है। अगर रिवैल्यूएशन याद आ रही है आपको, इसको लिखो एज इट इज 97.96 को। चलें जी, अब आप 31 12 14 पे पहले पहुंच जाएं, तो 31 12 14 पे पहुंचे, फिर मैं कुछ आगे सवाल में पढ़ता हूँ। ना सवाल क्यों पढ़े हैं? क्यों यार सवाल क्यों देख रहे हैं? सवाल कह रहे 31 12 14 को कुछ हुआ है, मैं कहाँ खड़ा हूँ? 31 12 13 पे, तो 31 12 14 का सीए तो निकाले ना पहले, फिर सवाल पढ़िएगा। 31 12 14 का सीए निकालें। कैमरा इधर लाओ, इधर लाओ। अब मैंने सवाल में आके पढ़ा 31 12 14 को कुछ हुआ है, लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल में पढ़ूं कुछ हुआ है, मैंने इधर आके देखा अभी तो मैं 31 12 13 पे खड़ा हूं, तो पहले मैं पहुंच जाऊं 31 12 14 पे, फिर सवाल पढ़ूंगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए ना डेट नहीं लिखनी, वरना रिमेनिंग लाइफ आप गलत निकाल सकते हैं। इस प्राइस को खत्म करना है आपने। 12 13 यूज हो चुके, तो टोटल 8 था, 8 माइनस 2 6 साल रिमेनिंग लाइफ है। 715.5 डिवाइडेड बाय 6, और इसको भी खत्म करें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह सरप्लस को खत्म करे थे, और इस नेगेटिव को पॉजिटिव करके खत्म करेंगे 16.33। लेकिन इसकी जनरल एंट्री कोई नहीं होती, ये IS 16 में बात हुई थी। आप डेट्स लिख दें 31 12 13। कैरिंग अमाउंट 596.25 59 633 सर। अब वो सीए तो आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह जी। यहाँ माइनस लगाने से पहले ना जरा रुक के इधर आया करें, थंब से जाया करें आप। कितने हो गए साल? 12 13 14, टोटल 8 माइनस 3, कमाल, 8 माइनस 3 5, 312 0
ये क्या चल रहा है यार? वैसे ही पूछ रहा हूँ, 278 312 पे जा रहा है और ये क्या चल रहा है? आहिस्ता आहिस्ता 550 पे जाना है इसने, ताकि लाइबिलिटी 550 पे पहुंच जाए। और अगर आपको भूला हुआ है तो 278.65 पे 12% लगा के देखें, वो भी यही फिगर आती है। ये भी कई दफा आपको बताया है, ये याद आ रहा है सीधा चलने का तरीका। इस पे अगर 12% लगाएं 278.6 पे 12%, तो भी यही फिगर आएगी। 33.43 फिर मेरी बात नहीं सुन रहे होते मुझे लगता है जी। 33.43 33.43 डेप्सिएशन आई थी, तो इस डेप्सिएशन जब भी आए याद रखिएगा उसकी बहन इंटरेस्ट। याद रखना है हमेशा, इट इज नेवर पॉसिबल कि डेप्सिएशन आ रही हो और आगे इंटरेस्ट ना आए। ये एक बहुत बड़ा हिंट आपको दे रहा हूं। चेंज इन एस्टीमेट के सामने इंटरेस्ट कोई नहीं आता, रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने इंटरेस्ट कोई नहीं आता। कहां पे आता है? ये तो एसेट की प्रोविजन में हिट होगा ना। अच्छा चलें जी, अब जाके देखते हैं कि 31/12/14 को क्या हुआ। आपका नाम क्या? फैजी भाई। फैजी भाई इन्होंने मुझे अनाउंस करवा दिया था कि फैजी पहुंचा नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा जी, अब 31/12/14 एस्टिमेटेड रजिस्ट्रेशन कास्ट वुड बी, मजदूरों को हमसे मोहब्बत होगी, उन्होंने कहा इतने पैसे आपसे नहीं लेंगे, हम सिर्फ कितने लेंगे? 120 मिलियन। या महंगाई खत्म हो गई तो भाई नीचे से ऊपर अमाल जाते हैं, ऊपर से नीचे अल्लाह की तरफ से फैसले आते हैं। तो शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, अगर मस्जिद में उसी तरह 10 नमाजी हैं फजर की नमाज में, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कोई। तो हालात तो अल्लाह अमाल की बकदर करते हैं, उसी तरह बच्चे वालिदैन की नाफरमानी करते रहें, उसी तरह सब कुछ होता रहे, तो शहबाज शरीफ या इमरान खान से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, डिसमेंटलिंग प्राइस और डिस्काउंट रेट। डिसमेंटलिंग प्राइस और डिस्काउंट रेट में से क्या चीज़ चेंज हो रही है? यानी हमें खुद नहीं बदलना, बस इमरान खान को लाना है, अपने आप को नहीं बदलना। डिसमेंटलिंग प्राइस और डिस्काउंट रेट दोनों में से क्या चीज़ चेंज हो रही है? डिसमेंटलिंग प्राइस। तो ये रोड़ा है, रेड मार्कर हम यूज़ करेंगे, प्रोविजन हिट होगी, और दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन मॉडल में किसको जाएगा? या P&L को या सरप्लस को। चलें जी, 31/12/14 रिवाइज करते हैं सीए, कि जिन्होंने कर लिया है जैसे सर आसिफ हैं या सब रिवाइज करते हैं सीए। अच्छा, सीए रिवाइज करने के लिए सवाल में आए 550 की जगह 120। ये तो मुझे ख्वाब आया सीए करने के बहुत अरसे बाद कि एक पेपर रह गया है, तो सुबह उठा तो बड़ा रिलैक्स था, अल्लाह का शुक्र है ख्वाब था वो। 120 तो सीए करने के आफ्टर शॉक्स भी होते हैं। अच्छा जी, तो 550 कम होके किस पे चला गया? 120 पे, इंटू 1 रेज़ टू पावर -5, क्योंकि हम वहीं खड़े हैं। 68.09। अच्छा, पहले जरा नजर मार जाया करें, यहां से लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो मैंने जानबूझ के ना ये दोनों एंट्रीज रखी हैं ताकि ये रिवाइज हों। ये वाली एंट्री अब हमने कर ली, अब ये वाली करेंगे। पहले से क्या पड़ा हुआ है? लॉस पड़ा हुआ है। तो ये जो हमें खुशी आई है, खुशी क्या है? 312 की जगह 68 देना है। ये क्या है? खुशी। इस खुशी को मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूं तो खुदा के लिए परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी कम कर रहा हूं। तो खुशी को नेगेटिव साइन के साथ मैं लिख रहा हूं, बिकॉज अकाउंट की नेचर क्या है? लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है। 243.99। व्हाट इज दिस? बैलेंसिंग। इट इज चेंज इन एस्टीमेट। जी, अब मोहतरम मुझे बता दें क्या करना है। खुशी आई है, खुशी को मैंने पहले गम को खत्म करना है। कितना गम है? 81.63। इधर देखें सारे, अगर यहां खड़ा होके यहां खड़े होके
वो कहते हैं जी 2 मिनट बाद पेपर छीनने लगे हैं, तो भाग भाग के यहां तक पूरा कर सकेंगे आप 2 मिनट में? बोंगी मारेंगे आप यहां से यहां तक की जनरल एंट्रीज कराइएगा जो पेपर की रिक्वायरमेंट है। अगर पेपर छीनने लगे और 2 मिनट रह जाएं तो खुदा के लिए इसको पूरा करने का निशाना पूरा कीजिएगा, जनरल एंट्रीज करिएगा, यहां तक जाके जो किए उसके मार्क्स मिल जाए। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। शो वर्किंग्स, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? डू वर्किंग्स, सवाल की रिक्वायरमेंट है डू वर्किंग्स। बल्कि क्या है? जनरल एंट्री। सिर्फ किस साल की मांगी हुई है? 14 की। लेकिन हम तो सोल्यूशन में शायद सारे सालों की करेंगे। अच्छा वो फिर कैसे करेंगे? फिर कैसे करेंगे? चलें जी, रिवाइज सीए 68.09 आ गया। खुशी आई थी, खुशी को पहले गम को खत्म करने में रिकॉर्ड किया, बाकी खुशी को कहां ले जाएं? सरप्लस में जी। 162.36 और आपको पता है अगर इधर कभी मसला हो तो या ये या ये, तो फिर इधर 162.36 कोई वालदैन का हीरा आए और जनरल एंट्रीज करवाए। अभी भी कहते हैं मेरे चांद, आजकल नहीं कहते वालदैन, जब बड़े हो गए हैं। कोई वालदैन का चांद आए और गुल खिलाए, आ जाए ऊपर, आ जाए। हाँ, ऊपर से ऊपर जाना हमारा आसान होगा। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाथ हिलाएं पहले, चलें जी। एंट्री बोलें। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, इधर खड़े हो जाओ। चलो चेहरा उधर रखना, एंट्री बोलते हुए। एसेट डेबिट 929.24, कैश क्रेडिट और प्रोविजन। यार इसको देख लें या ये मेरी उंगली की तरफ देख लें। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट जी। इसकी एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। ये एंट्री बोलो। एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड वार्म अप की। हाँ, अकोमोडेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 116 से फिर एंट्री करनी है एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। और यार ये डीकमीशनिंग में ना कोई एंट्री नहीं है वार्म अप की। डीकमीशनिंग में कोई एंट्री नहीं है वार्म अप, क्योंकि वो तो प्रोविजन हिट हो रही होती है, तो इधर वार्म अप की एंट्री नहीं है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटर्न अर्निंग क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटर्न अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट जी। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, सरप्लस डेबिट, P&L डेबिट, P&L डेबिट। अच्छा जी, इसकी एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। इसकी एंट्री नहीं होती। इसकी अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग और प्रोविजन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट की एंट्री साथ साथ बोलनी है ना। चलें जी आगे। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट, प्रोविजन डेबिट, P&L क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड P&L क्रेडिट, सरप्लस एंड ऑफसेट। अब्दुल्ला राजपूत को बुलाएं। चलो अभी बैठो फिर करते हैं बात। जी जी मैं बताता हूँ जी मोहतरम, जी मोहतरम आपने बताने आना था भाई, बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। चलें यार ये जल्दी से करें। जी जी
ठीक है, ओके। अच्छा, एसेट डेबिट, कैश 800 से क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट मैंने है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन, अकम्युलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 116 से, और एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 21.676 से। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, और इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। इसका ना ये उसके बाद या ये इस तरह, प्रोविजन क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, और पीएनएल डेबिट। आगे चलें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। नेक्स्ट, इधर चलें, फिर ये या ये। प्रोविजन डेबिट तो क्या हो रही है, प्रोविजन डेबिट तो खुशी को क्या करें, पीएनएल को खत्म करें, पीएनएल क्रेडिट, गम को खत्म करें, और सरप्लस इन ओसीआई। चलें, अब हम पीएनएल बना लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप जनरल एंट्रीज में चले जाएं और जनरल एंट्रीज जाके किताब में देख लें, उसमें पॉइंट्स वगैरह की सेटिंग कर लें। करवा दो यार मुझे सेटिंग पॉइंट्स की। इधर दूसरी एंट्री कितने से होनी है, 116.16। अगला 15.51 की जगह यही है 116.16। ये भी तो होना है ना, 116.16, 21.67। अब आप देख रहे हैं 6-5 वाला भी किसी टेम्प्ट वालों ने करवाया तो वो भी पेपर में सही होगा, पॉइंट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बस मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 21.67 जी। आगे 100, ये ठीक है, 3.10 जी। आगे ये सही है, अच्छा। आगे 97.96, बाकी सही है। 18.57, फिर वो फिगर सही है, ये वाली जी। आगे ये सही है। आगे 81 और बाकी 162 और वो 243.99 सही है। पीएनएल बनाए या एसओसीआई? एसओसीआई में पीएनएल भी होगा और ओसीआई भी होगी। साल कौन सा? 12, 13, 14, 3 साल है बस। अच्छा, पहले तो ऐसा करें, तीनों सालों का डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लिखवा दें। भाई कह रहे हैं लिखें, ठीक है जी, लिखो। ऐसे ही कह रहे हो यार तुझसे। डेप्रिसिएशन तीनों सालों का 116.16 और अगले की जी इंटरेस्ट 15.51। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ कब कब निकालनी है? जब भी ब्लू मार्कर आ जाए या रेड मार्कर आ जाए, जब भी खड्डा आ जाए या जब भी रोड़ा आ जाए, यानी जब भी एसेट रिवैल्यू हो, जब भी प्रोविजन का डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज हो या डिस्काउंट रेट चेंज हो जी। 15.51 और ये 15.51, 15.51, 33.43। क्लियर? चलें,
अब बहुत मोहतरम, काश मेरे पास वो जो रिवॉल्यूशन में हम एक पट्टी यूज करते थे, कौन सी पट्टी थी रिवॉल्यूशन में, कैसे लाइन से लगाते थे रिवॉल्यूशन में? ब्लैक पट्टी से तो छुप जाता है सब कुछ, सबस पट्टी यूज करते थे। अब मोहतरम पटा यूज करेंगे हम। आप पट्टी यूज नहीं करेंगे, देखो ना अब ईद करीब आ रही है तो जो हो वही यूज करेंगे ना। अब हम क्या यूज करेंगे? पटा। ये पटा कहां कहां यूज करना है भाईजान? ये यूज करना है सरप्लस वाले कॉलम पे। यहां से भी इंशाल्लाह आपको पी एंड एल ओसीआई की चीजें मैं बाहर निकाल के दिखाऊंगा। ये चेंज इन एस्टीमेट वाली लाइन में पटा यूज करना है और ये पटा यूज करना है चेंज इन एस्टीमेट वाली लाइन में। तो ये तो इजी मार्क्स थे डिफरेंशियल इंटरेस्ट वाले। ये जो मार्क्स लेने हैं, इधर मैं जरा ऐसे ना डॉट सा लगा रहा हूं, डॉट 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 मैट्रिक्स, ये डॉट हो गया। ये 3 जगह मैंने डॉट लगा दिया। इन एंट्रीज को जरा पेपर में हो सकते एंट्रीज ना मांगी हो, इन एंट्रीज को जरा मुझे रिवाइज करवाएं। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई इन 2012 क्रेडिट। ओह कमाल नहीं होगी। सरप्लस इन ओसीआई कितना? 21.67। रिवैल्यूएशन सरप्लस। समझ आ गई बात? इस एंट्री को करने आपने, वरना आपको समझ नहीं आनी पोस्टिंग। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। आगे चलें। प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन तो लायबिलिटी अकाउंट है। प्रोविजन डेबिट, नुकसान डेबिट, खुशी डेबिट इन ओसीआई, इन ओसीआई। चलें जी, नुकसान डेबिट करें 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 करें। सरप्लस इन ओसीआई खत्म करें जल्दी जल्दी जल्दी। कितना? 18.57। कोई बच्चा कहेगा सरप्लस आपने बुक कितना किया था, खत्म इतना कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ऐसे नहीं सोचना। वो रिटेन्ड अर्निंग में एसओसीआईई में फाइनल अकाउंट में देखेंगे शिफ्ट हो चुका होता है, तो टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ आपने ऐसे एंट्री सोचनी है। चलें जी, दोबारा सोचें। एंट्री बोले, एंट्री बोले, एंट्री बोले। प्रोविजन क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट और पी एंड एल डेबिट जी। लॉस कितना? 97.96। अगर आपका दिल चाह रहा है कि सारे खर्चों को नेगेटिव में शो करने हैं, तो आप इधर भी सारे खर्चों को नेगेटिव में शो कर सकते हैं जी। लॉस 13 में कितना आया? 97.96। अब अगर करंट टैक्स की वर्किंग खुदा ना खास्ता आ गई ना, तो इन तीनों को उल्टाइएगा। करंट टैक्स की वर्किंग आ गई ना खुदा ना खास्ता, तो इन तीनों को उल्टाइएगा। करंट टैक्स में उल्टाते क्या हैं? जो अकाउंटिंग वाले कर चुके हैं, जो अकाउंटिंग वाले कर चुके हैं। चलें जी, अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल से इसमें तो आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। 31/12/14 में आप सोच लें क्या जाना है। एंट्री बोले, एंट्री। प्रोविजन डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट, पी एंड एल क्रेडिट 81.62 जी, प्लस 81.63 पी एंड एल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 162.36। कितने लोगों से सही बन जाना था अगर ना कराया जाता? कितने लोगों से नहीं बनना था? उसमें भी हिंट अब आपको दे दूं क्या? डिफरेंशियल इंटरेस्ट आसान चीजें हैं, ये इंशाल्लाह पेपर में भूलेंगे नहीं। ये जो लाइनें हैं ना 3, सरप्लस वाली, चेंज इन एस्टीमेट वाली, चेंज इन एस्टीमेट वाली, इसकी आपने ना एंट्री जहन में करनी है और पोस्ट करते रहना है। एंट्री करनी है, पोस्ट करते रहना है। इन तीनों को प्लीज डॉट लगाना। 1 2 3, चेंज इन एस्टीमेट वाली लाइन और रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस वाली लाइन। तो सफे के टॉप पे लिखें, पी एंड एल एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए, पी एंड एल एक्सट्रैक्ट बनाते हुए रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस वाली लाइन और चेंज इन एस्टीमेट वाली लाइन की एंट्री भी सोचनी है। ये छोटी सी बातें ना लिख लेते हैं, फिर पेपर वाले दिन याद रहती हैं। पी एंड एल एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए, पी एंड एल एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस वाली लाइन और चेंज इन एस्टीमेट वाली लाइन
की एंट्री सोचकर पोस्टिंग करनी है। सरप्लस लॉस वाली लाइन और चेंज इन एस्टीमेट वाली लाइन की एंट्री सोचकर पोस्टिंग करनी है। ओके, बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, पीपी, या अगर खुदा ना खास्ता 2014 में करंट टैक्स करना पड़ गया तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके उल्टाएंगे। इसको कभी नहीं उल्टाना करंट टैक्स में, क्योंकि हम शुरू ही पीबीटी से करते हैं। करंट टैक्स की वर्किंग पीबीटी से शुरू होती है। अच्छा चलें यार, पीपी बता दें यार। पीपी ये जब बैलेंस शीट बनाया करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, जब बैलेंस शीट बनाया करेंगे तो ये 31/12/12 आखिरी वाला देखा करेंगे या ये वाला देखा करेंगे? 31/12/13 कौन सा वाला? 4 आ रहे हैं, आखिरी वाला। 31/12/14 कौन सा वाला? आखिरी वाले देख लें। 834.75 आगे नीचे वाला देखना, सबसे आखिरी वाला 715.5 596.25। चलेंगे प्रोविजन में आ जाए। आखिरी वाली 144.270.09 जी आने लगा अभी। अच्छा जी, इक्विटी सरप्लस फॉर द ईयर या एज ऑन? एज ऑन। तो कौन सी वाली लाइन है यार? वो लाइनों का अगर मैं एरो लगा दूं आपके लिए, ये आखिरी वाली लाइन है, ये एरो और ये एरो। जहां से आपने एसेट और वो उठाया वहीं से आप सरप्लस का कैरी डाउन भी उठा लें। कैरी डाउन उठाएं सरप्लस के 31/12/12 कैरी डाउन। ना ये ऊपर वाला नहीं, ये कैरी डाउन। उस वक्त तो एंट्री सोची थी ये वाला 21.67। ये एज ऑन टाइप चीजें हैं। अब 31/12/13 के आगे ये उठा लिया, ये तो पी एंड एल है, ये उठा लिया। सरप्लस कितना है? ये वाला जो जीरो है ना, ये पकड़े पुत्र। चलिए इसी तरह कुछ लिखवाइएगा मुझे। ये डन जी। इधर देखें सरप्लस का बैलेंस, अलाइनमेंट देख रहे हैं आप? गुजर तो नहीं गया? आगे 162.36 ऊपर से नहीं उठाना, कभी ऊपर से नहीं उठाना, आखिरी लाइन से उठाना है। तो लिखें बैलेंस शीट में सरप्लस का वही बैलेंस उठाना है जहां से एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस उठा रहे हैं। बैलेंस शीट में सरप्लस का वही बैलेंस उठाना है से बैलेंस शीट में सरप्लस का वही बैलेंस उठाना है जहां से एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस उठा रहे हैं। मरहबा उसामा, वेयर वर यू? ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ यू आर गोइंग। यार क्लास में ना बस की तरह बैठा करें, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं इसके, जहाज की तरह बैठा करें। जहाज में क्या करेंगे आप? भाईजान आपको क्या मसला है?
बाराती वाली वो सारी ज़रा ढूंढनी है अब हमने, बाराती वाली सारी चीज़ें। अच्छा यार ये नहीं नहीं अभी पेज नहीं निकालें, ऐसी किताब में ना पेज 541 है आपके साथ वाले की। तो ये एक फाइनल अकाउंट का सवाल है, इसमें लीज की एडजस्टमेंट है, ये लीज की है, ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, नहीं निकालना, सवाल नहीं निकालना, ये रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है, और ये करंट टैक्स की एडजस्टमेंट है, और P&L और बैलेंस शीट मांगा हुआ है। ये सवाल अगस्त में कर लें या कल शाम कर लें? कल शाम कर लें। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं बोलें? लीज की है, रिवैल्यूएशन की है, ताकि आपको पूरा पता चल जाए ना रिवैल्यूएशन P&L में कैसी आती है, फिर स्टेटमेंट इन इक्विटी में कैसे आती है, बैलेंस शीट में कैसे आती है। और ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर IFRS 15 के लिए टाइम हमारे पास बच जाएगा अगले हफ्ते में। आज की टिकट करवा ली है, कितने रुपए हैं, कितने रुपए की टिकट है? दुबई की करवाई है, चलो फिर रहने दो। अच्छा जी इधर आए, तो ये इंशाल्लाह फिर कल जो है ना आपको टाइम निकाल लीजिएगा, मैं रूम आपको बता दूंगा। ओके जी, आ जाए हजरात, चैप्टर नंबर नहीं 14 नहीं, वही वाला जो चल रहा है हमारा IAS 1037 में वापस। दानिश आज इधर पोस्ट का सेशन होते हैं, उनको हमने रूम चेंज करना है उनका कल, तो मुझे अभी याद करा देना 2 बजे। अच्छा मोहतरम, ये निकालने बाराती वाला कहाँ लिखा था सारा? रीइंबर्समेंट। हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी जो कि नागुज़ीर वजूहात की वजह से क्लोज हो गई थी। यार इधर ढूंढो IAS 1037। अभी कैमरा उधर कर दो यार, और ऊपर। चलें जी आ जाए। मुगले आजम मैरिज हॉल में शादी थी, बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए खाना खाने के बाद, तो बंदों ने केस कर दिया मुगले आजम के खिलाफ। मुगले आजम वाले इनको पैसे देंगे और कोशिश करेंगे ये लायबिलिटी का बर्डन शिफ्ट कर दें। जैसे आप लोग भी इसी तरह करते हैं, कहीं बाहर निकले आप, मोटरसाइकिल आपने किसी में हिट कर दिया, उसको मौके पे पैसे दिए और आके बर्डन डाल दिया अम्मी पे या अब्बू पे, आप मुझे पैसे दें, आप मुझे पैसे दें। इसे कहते हैं रीइंबर्समेंट। क्या कहते हैं? रीइंबर्समेंट। तो बता दें, अगर आपने किसी को मोटरसाइकिल ठोका और मोटरसाइकिल ठुकने की वजह से उसका नुकसान हुआ और आपने अपनी पॉकेट मनी से उसको पैसे दिए और वापस आके आपने अम्मी से पैसे ले लिए वो, तो इसका मतलब है क्या आपकी पॉकेट मनी हिट हुई या बचत हो गई? आपकी बचत होगी। वैसे आपकी बचत हुई नहीं हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉकेट मनी में आपकी क्या हो गई? बचत होगी। और आपने अम्मी से पैसे रीइंबर्स करा लिए, लेकिन अम्मी से पैसे मिलना सिर्फ उसी वक्त रिकॉर्ड होगा जब आपको वर्चुअली सर्टन हो कि अम्मी दे देंगी। अगर शक हो कि अम्मी दे देंगी तो फिर ऑब्वियसली एसेट बुक नहीं हो सकता। ओके, सिमिलरली ये हमने मिसाल की थी एक, कि आपने दुकान पे जाके मोबाइल खरीदा, रिटेलर, तो फर्ज कर लें मैं रिटेलर हूं, आप मेरे पास आए, आपने मोबाइल खरीदा, मैं रिटेलर हूं, मैं दुकान पे बैठा हुआ था, आपने रिटेलर के पास आके मोबाइल खरीदा। जब आपने घर में जाके मोबाइल इस्तेमाल किया तो मोबाइल अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, तो आप परेशान हो गए, आप कस्टमर थे, आप मेरे पास आ गए और आके ऐसे फेंक के कहा ये क्या चीज दी है आपने मुझे, तो मैं आपकी तरफ अपने आप को क्या फील करूंगा? लायबल। लेकिन दिल ही दिल में मैं सोच रहा हूंगा कि मैं ये खर्चा खुद बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं अम्मी पे मैं शिफ्ट करूंगा मैन्युफैक्चरर पे, मैं मोबाइल के मैन्युफैक्चरर पे ये खर्चा शिफ्ट करूंगा और उससे पैसे मांगूंगा।
अच्छा, इस सवाल में मैंने आपको बताया था 3 पार्टीज अवेलेबल होंगी। कौन कौन सी पार्टीज अवेलेबल होंगी? 3 पार्टीज अवेलेबल होंगी। एक आप होंगे, एक वो जिसने आपके खिलाफ खड्डा किया हुआ कस्टमर, और एक वो जिसके खिलाफ आप जाएंगे। अभी तक जो हमने क्लास में सवाल किए थे उसमें सिर्फ 2 पार्टीज होती थी। याद आ रही हैं बातें? अभी तक जो हमने क्लास में सवाल किए थे उसमें 2 पार्टीज होती थी। हम अगर किसी के खिलाफ केस कर देते थे तो हमें पैसे मिलने की उम्मीद होती थी, और अगर कोई हमारे खिलाफ केस कर देता था तो हमें पैसे देने का डर होता था। उम्मीद नहीं, डर, देने का डर होता था। अच्छा, लेकिन ऐसे सवाल भी पेपर में आ सकते हैं जिसमें हमारे खिलाफ कोई केस करे और फिर हम बदले में किसी के खिलाफ केस करके उससे पैसे मांग लें। रीइंबर्समेंट हम पढ़ने लगे पेज 226 पे। पढ़ें जी सवाल। अ रिटेलर कंपनी, रिटेलर दरमियान वाला, अ रिटेलर कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट विल कॉस्ट 1 लाख to fulfill its जिम्मेदारियां in respect of guarantees offered to its customers। जी भाईजान, अमाउंट जल्दी से बता दें। 1 लाख रुपया हम देने के लिए लायबल फील कर रहे हैं। ये खतरे का अलार्म है। 1 लाख हमने देने, इसे मैं रेड मार्कर से लिखा करूंगा, और जो हमें मिलना है उसे मैं ग्रीन मार्कर से लिखा करूंगा। ये हमें मिलने की उम्मीद होगी, वो अलग है। तो आ रिटेलर कंपनी एस्टिमेट्स दैट, रिटेलर कंपनी का ये अंदाजा है, पेज नंबर कौन सा है? 226। रिटेलर कंपनी का ये अंदाजा है कि उसने पैसे कितने देने हैं कस्टमर को। द मैन्युफैक्चरर हाउएवर ऑफर्स अ गारंटी टू रिटेलर। मैन्युफैक्चरर कहता है मैं तुझे गारंटी देता हूं तो परेशान ना हो। अब मुझे बता दें, मुझे पैसे मिलने की उम्मीद होगी, इनफ्लो होना होगा। पार्ट ए पहले पढ़ लें। शो जनरल एंट्रीज assuming that entire 1 lakh is virtually certain of being probable। नहीं, entire 1 lakh is virtually certain। और भाईजान इसको उठाओ, रीइंबर्समेंट शुरू हो गई है। entire 1 lakh is virtually certain of being received from manufacturer। ये मिलना यकीनी है या शक है? यकीनी है। तो इसे क्या बनाएंगे? एसेट बनाएंगे, क्योंकि वर्चुअली सर्टन है। वर्चुअली सर्टन का क्या बनाया जाता है? एसेट बनाया जाता है। वर्चुअली सर्टन है। कितने पैसे हैं? 1 लाख रुपए। चलें जी, जनरल एंट्रीज मुझे करवा दें। इसकी जनरल एंट्री करवा दें और इसकी जनरल एंट्री करवा दें जी। एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन क्रेडिट से मुराद है वो जो कस्टमर मेरी दुकान पे आया है उसकी तरफ में मैं 100 रुपए से एंट्री कर दूं, कोई मसला तो नहीं? रुपीज इन 1000 में। तो कस्टमर जो आया उसको मैंने कितने रुपए देने हैं? 100 रुपए। आगे द मैन्युफैक्चरर्स ऑफर्स अ गारंटी टू रिटेलर, जिसमें 1 लाख इज वर्चुअली सर्टन ऑफ बीइंग रिसीव्ड। पूरा 1 लाख इंशाल्लाह मिल जाना है। बोलें जी। यार इस स्टैंडर्ड को ना बड़ी गौर से समझना है, और इस स्टैंडर्ड के अंदर वो बड़े ही डेप्थ के अंदर चीज़ों की जा रहे हैं। बातें बड़ी आसान सी हैं, थोड़ा थोड़ा जब इंटरेस्ट लूज़ करना आप शुरू करते हैं ना, वहाँ से मसला होना शुरू हो जाता है। रिसीवेबल डेबिट और गारंटी इनकम या इनकम क्रेडिट, जो मर्जी नाम आप इसका रख दें। रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, ये किससे लेने हैं? तो जो देने हैं उसका खर्चा बुक कर लें, और जो लेना है उसकी इनकम बुक कर लें। पी एंड एल बैलेंस शीट आपने बड़े गौर से देखना है। पी एंड एल बैलेंस शीट, पी एंड एल बैलेंस शीट। In SOCI, the expenses may be presented net. Oh, in SOCI, expenses may be presented net. In SOCI, expenses may be shown net. The reimbursement shall be treated as a separate
separate asset. The reimbursement shall be treated as a separate asset. In SOCI, expenses may be shown net. अलग अलग भी शो करेंगे, पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे. In expenses, in P&L, SOCI, expenses may be shown. बेटे तुमने कितने दिए मोटरसाइकिल वाले को? अम्मी 100 रुपया दिया. चलो बेटे मेरे से भी 100 रुपया ले लो. द खर्चा मे बी शोन नेट. आपकी तो पॉकेट मनी खर्ची नहीं हुई, आपके तो मजे हो गए. द एक्सपेंसेस मे बी शोन नेट ऑफ इनकम. हाउएवर इन बैलेंस शीट द रीइंबर्समेंट इधर है, इधर रीइंबर्समेंट नहीं हो रही. रीइंबर्समेंट अम्मी से होनी है, रीइंबर्समेंट मैन्युफैक्चरर से होनी है, रीइंबर्समेंट मुर्गी वाले से होनी है. इन एसओएफपी द रीइंबर्समेंट शुड बी शोन एज अ सेपरेट एसेट. एक बात इंप्लाइड है तो फिर इसको सेपरेट लायबिलिटी शो करेंगे. बैलेंस शीट में नेट करने की इजाजत नहीं है. कहां नेट करने की इजाजत है? P&L में. तो P&L बनवाएं, हम नेट करके बनाएंगे ताकि जरा अच्छा लगे. खर्चा बताएं, एग्जामिनर को शो तो करेंगे ना. खर्चा बताएं 100, इसको नेट करें खुशी से 100. P&L के मुंह पे कितना जाएगा? 0. और इन करंट एसेट्स जरा फिक्रा क्या था अंग्रेजी वाला? द रीइंबर्समेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट. रीइंबर्समेंट तो मैन्युफैक्चरर से होनी है ना. सो रिसीवेबल 100 और प्रोविजन 100. चलें जी, नोट कर लो. उसने जर्नल एंट्रीज नहीं थी, लेकिन हमने P&L बैलेंस शीट भी बना दिया. आज हमने रीइंबर्समेंट पढ़ी है, कल हमने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, और फिर उसके बाद हमने फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस पढ़ना है, और फिर हमने रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ना है. ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे तो IS 37 ख़त्म हो जाएगा हमारा. ओके चलें जी, डन. समझ आ गया? याद कराने हैं इन पे मैंने आपको होमवर्क देना है आज ब्रेक के सवालों का. अच्छा यार, एक बात याद रखिएगा, कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस किया है और हमने मैन्युफैक्चरर के खिलाफ केस किया है. एक बात पुरानी है, वो जरा याद रखिएगा. क्या क्या? वो पुरानी बात याद रखिएगा कि जब हमारे खिलाफ केस हो तो प्रोबेबल भी हो तो जर्नल एंट्री कर देते हैं, और जब हम केस करें तो वर्चुअली सर्टन हो तो एसेट रिकॉर्ड करते हैं. इस बात में कोई चेंज नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर. ये कॉन्सेप्ट होता क्या और पेपर में पता कैसे चलेगा? जब 3 पार्टीज आ जाएंगी. अगर सवाल में 2 ही पार्टीज हुई तो फिर तो मसला नहीं है. जब कभी कितनी पार्टीज आ जाएंगी सवाल में? 3 पार्टीज. यानी मोटरसाइकिल वाले को मैंने मारा तो मोटरसाइकिल वाला लग गया, मैं हूं, और फिर तीसरी मेरी वालिदा. तो ये 3 पार्टीज आ गई ना सवाल में. तो जब 3 पार्टीज सवाल में आ जाएंगी तो तब आपने क्या करना है? सुनते जाएं. पहला रूल, यहां पर आपने तब लायबिलिटी बुक करनी है जब प्रोबेबल हो. यहां पर आपने एंट्री तब करनी है जब वर्चुअली सर्टन हो. P&L में नेट कर सकते हैं, बैलेंस शीट में नेट करने की आखिरी कॉन्सेप्ट. फिर हमारी रीइंबर्समेंट खत्म है. चौथा कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरर सखी हो सकते हैं. सखी. अच्छा, आप जो है मोटरसाइकिल को ठोक के आए और उसे 10,000 रुपये दे के आए. अम्मी सखी हो सकती हैं? सखी. अम्मी के बेटा 10,500 रख लो यार. खैर, हो सकते हैं.
मैन्युफैक्चरर भी सखी हो सकता है, उसे कहे यार तूने इतनी ख्वारी हुई, बंदे ने आके तुझे गालियां दी, ये किया वो किया, तू आगे से सब्र का पहाड़ बना रहा, मैं तुझे पहले सलूट करता हूं, और 100 रुपया तूने उसको देना है, मेरे से तूने 110-20 ले लें। हो सकता है मैन्युफैक्चरर सखी। पढ़ें जी सिनेरियो। अच्छा, रीइंबर्समेंट वाली एंट्री कौन सी है? अम्मी वाली ना? रीइंबर्समेंट वाली एंट्री कौन सी हुआ करेगी हमेशा? ये वाली, रिसीवेबल वाली। शो ऑल एंट्रीज एज्यूमिंग। बच्चे पूछते हैं कि अगला पागल है, 100 रुपए से ज्यादा दे रहा है, तो जब सखी का बोला जाता है तो कुछ बच्चों को समझ आ जाती है, ठीक है यार अगला सखी, आपको क्या मसला है। शो ऑल एंट्रीज, सवाल को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक रिटेलर कंपनी है, उसने अंदाजा लगाया कि लाख रुपए मेरा ठुक जाने, क्योंकि मैंने कस्टमर को पैसे देने ही देने हैं। चलें जी, पहली एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। सबर, मुझे पहले पूरा सवाल तैयार कर लेने दो, दोबारा सवाल तैयार कर लेने दो। सवाल तैयार हो रहा है। 100 रुपए की एंट्री होगी। चलें जी, अब मैं कौन सा पार्ट कराने लगा हूं? द मैन्युफैक्चरर हाउएवर गारंटी टू द रिटेलर एन अमाउंट ऑफ 120 इज वर्चुअली सर्टन ऑफ बीइंग रिसीव्ड या इज रिसीव्ड। अभी रिसीवेबल बुक करना है मैंने, अभी रिसीव नहीं हुई, उसने वादा कर लिया मैं कितने पैसे दूंगा, और उसने लिख के दे दिया सफे में मैं 120 रुपए दूंगा, लेकिन ये ऐसा वर्चुअली सर्टन है जिसके बारे में स्टैंडर्ड चपेट मारने लगा है। द अमाउंट रिकॉर्डेड फ्रॉम अम्मी शेल नॉट बी ग्रेटर देन अमाउंट पेड टू दैट पर्सन फॉर बाइक ठुकना। तो अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रीइंबर्समेंट वाली कौन सी एंट्री है, पहली या दूसरी? दूसरी एंट्री की अमाउंट कहता है जिंदगी में कभी पहली एंट्री से ज्यादा करने की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। आप बोले उससे मिलने कितने हैं? 120। मिलने कितने हैं? 120। मुझे लिखवाएं कितने पैसे मिलने हैं? 120। और बड़े फख्र से लिखवाएं मिलने कितने हैं। मैं 120 को नहीं छेड़ूंगा, यह सवाल का डेटा है। मैं जनरल एंट्री करते हुए गलती से 120 लिखने लगा था, उसे काट के पेपर में नहीं 120 नहीं, वो फिक्रा द अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर reimbursement shall not be greater than amount of the amount recorded for reimbursement। the amount recorded reimbursement अम्मी से होनी है। the amount recorded of reimbursement shall not be greater than, तो यहां आप 120 ही लिखिएगा क्योंकि ये तो सवाल का डेटा है। सवाल के डेटा की बुनियाद पे मेरी जो एंट्री बनने लगी है वो बताएं, वो इस 120 को देख के नहीं बनने लगी, वो खबे वाले 100, बाकी जो 20 आएगा ना इससे अगले साल, तो वो इंशाल्लाह 20 रुपए इनकम में डाल लेंगे, क्योंकि वादा कर दिया ना उसने, तो नहीं फिरना। बाकी जो 20 रुपए आएगा ना अगले साल वो इनकम में डाल देंगे। शायद ये कॉन्सेप्ट इस आइडिया पे बेस करता है कि अम्मी ने कह तो दिया तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी, लेकिन उसने अम्मी पैसे देते हुए सोचें कि मैं क्यों सखी बनूं, तो इस आइडिया पे ये कॉन्सेप्ट बेस करता है। इंशाल्लाह अगले साल भी 20 इनकम में ले जाइएगा जब वो पैसे देगा। अभी अल्लाह का शुक्र है सवाल क्लियरली बता रहा है उसने दिए नहीं, बीइंग रिसीव्ड, वादा किया उसने, अभी दिए नहीं पैसे। रिसीव होते फिर तो मसला ही नहीं था, फिर तो कैश डेबिट करते 120 रुपए से, फिर क्या करते, फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर इनकम भी 120 से, अब और क्या करें, फिर तो खुशी मिल गई। अच्छा, अब आप मुझे बता दें व्हाट विल बी माय, अब इस 120 को तो छोड़े ना, इससे 120 पे नजर ना मारे, अब एंट्रीज पे नजर मारे। पोस्ट कराएं जी, ये 100 रुपया, ये 100 पोस्ट करा दिया, ये वाला 100 पोस्ट कराएं, ये वाली लाइबिलिटी पोस्ट करवाएं, और ये वाली रीइंबर्समेंट पोस्ट करवाएं। इस रिसीवेबल को मैं रीइंबर्समेंट क्यों कहने लग गया हूं, क्योंकि 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई है ना, पहले 3 पार्टीज नहीं होती थी, तो इसका नाम मैं रिसीवेबल ही रखा हुआ था, लेकिन अभी समझने के लिए इस रिसीवेबल का नाम मैं क्या रख रहा हूं, रीइंबर्समेंट। नोट कर लें, बकिया 20 रुपए अगले साल इनकम में जाएगा, खुदा के लिए अभी खुशी बुक नहीं करनी, जब वो रिसीव होगा पेपर में इसको रिसीवेबल रख के आपको टेस्ट करेगा। हाँ जी, मैं बता देता हूं, चलिए जी, रीइंबर्समेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स एक दफा आप नजर मार लें, फिर कोई पास पेपर का सवाल देखते हैं। तो एंट्रीज दोनों सूरतों में हमारी क्या रही, सेम रही।
चलें जी, मैं लिख दोबारा इसलिए रहा हूं कि हो सकता है नोट ना किया हो। अच्छा, मल्टीपल सिनेरियोस पेपर में जो बन सकते हैं वो बताते रहे जरा मुझे। सिनेरियो 1 जो सवाल में नहीं था, सिनेरियो 1 जो सवाल में नहीं था, मैं बताता हूं, मैं बताता रहता हूं, आप लोगों ने जवाब बताते रहने। सुनते जाइएगा और अपने कॉन्सेप्ट टेस्ट करते जाइएगा। बहुत हाई चांस है कि मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा और कंफर्म है कि 100 रुपया मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा। सही है? बहुत हाई चांस है कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे और कंफर्म है कि मुझे मिल जाएंगे। देने पड़ेंगे 100, मिलेंगे 80। मैन्युफैक्चरर ने कहा मैं सखी नहीं हूं, मेरे से तो 80 ले ले, बस तंग ना किया कर ज्यादा। बोले सो द रिसीवेबल शुड नॉट एक्सीड प्रोविजन बट इट कैन बी लेस। इसमें तो कोई ये कॉन्सेप्ट तो इस सवाल में नहीं था मेरे ख्याल से। और पैसे देने का चांस हाई है, मिलना कंफर्म है। तो देने हैं 100, मिलने हैं 120। जी सही है। अच्छा, ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है कि पैसे देने का चांस हाई हो, पैसे देने का चांस हाई हो और मिलना प्रोबेबल हो, मिलना प्रोबेबल हो। तो देने का चांस हाई है, मिलने का 70 मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत हाई चांस है मिल जाएंगे 70, बहुत हाई चांस है। बोलें बोलें बोलें। Reimbursement will only be recorded when it is virtually certain of being received। अब तो 70 रुपए धोखा है। 70 प्रोबेबल है या वर्चुअली सर्टन है? एसेट कभी भी बुक नहीं करना जब तक के। चलिए अभी इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं आई कैप के सवाल में। ये अंग्रेजी जरा सारी मुझे पढ़ा दें एक दफा। अगर पेपर में कोई थ्योरी का सवाल आता है ना इसका, तो ये पैराज हम खोल लेंगे और ये अंग्रेजियां जो 3-4 हैं ये यहीं से उठाकर लिख लेंगे। वेयर सम आर ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल टू बी पेड टू बाइक वाला इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय अम्मी। द पैसे फ्रॉम अम्मी शेल बी रिकॉर्डेड व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज, कसम खाएंगी अम्मी के मैं पैसे दूंगी अगर तुम बाइक वाले को दे आओ। द अम्मी से पैसे मिलना शेल बी रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट एसेट। द अमाउंट जो अम्मी से मिलनी है वो बढ़ नहीं सकती जो मैंने बाइक वाले को पैसे देने हैं। हां, P&L के अंदर जो खर्चा है बाइक वाले को देना वो मैं नेट कर सकता हूं जो अम्मी से पैसे मिलने हैं। डन। Where some or all of the expenditure to be paid to customer is expected to be reimbursed by manufacturer. The reimbursement from manufacturer shall be recorded as an asset when and only when manufacturer कसम खाए कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, then it will be recorded as an asset। अगर तुम लाइबिलिटी पे कर दो कस्टमर को तो मेरे से आके ले लो, कोई मसला नहीं। ये तो बात होगी जनरल रूल। अब बैलेंस शीट की तरफ जाने लगे। इन बैलेंस शीट द रीइंबर्समेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट। लेकिन अच्छा, इसको मैं कहूंगा ये गाइडेंस है बैलेंस शीट के लिए, ये वाली गाइडेंस है जनरल एंट्री के लिए, और ये है P&L के लिए। जनरल एंट्री के लिए क्या गाइडेंस है? द अमाउंट रिकॉर्डेड फ्रॉम अम्मी या फ्रॉम मैन्युफैक्चरर शेल नॉट बी ग्रेटर देन अमाउंट पेएबल टू कस्टमर और अमाउंट पेएबल टू बाइक वाला। हाउएवर इन P&L द खर्चा रिलेटिंग टू बाइक वाला
मे बी शोन नेट ऑफ अमाउंट मिलना फ्रॉम अम्मी। पी एंड एल में नेट करके शो कर सकते। जी मोहतरम, जनरल एंट्रीज कर दें जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं मैं। पॉइंट 1 और 3 पढ़ के इसी सफ़े पे, ताकि पता चल जाए आपको अभी तक समझ आई है या नहीं। यार ये साल की कैद में ना जाइएगा, डेट्स ना देखें कब क्या हुआ। डेट्स ना IS 10 का कॉन्सेप्ट है, डेट्स ना देखें, वैसे कॉन्सेप्ट बस देखें। जल्दी जल्दी एंट्रीज कर दें दोनों। पहले 3 पार्टीज बनाएं, डब्बे में डब्बा बनाएं, 3 पार्टीज बनाएं और एंट्रीज करें, और P&L बैलेंस शीट बनाएं। डब्बे में ना जिस साइड पे मैंने बाइक वाला रखा हुआ है और अम्मी को रखा हुआ है, उसी साइड पे रख के बनाना है डब्बा। वन मिनट लेफ्ट। वो असल में जो पॉइंट 3 है ना, वो 1 और 2 दोनों के साथ मिलेगा, तो इसलिए मैंने पॉइंट 3 अभी आपको पहले हाईलाइट करवा दिया। बैलेंस शीट कितने लोगों ने बना ली है? जी उस क्लास में कोई बताए बैलेंस शीट बना ली हो तो। जी हाइब्रिड में आसिम, हो गया? क्यों समझ नहीं आ रही? जी कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़ा कर दें। वेल डन, 5-6 लोगों ने कर लिया। ओके, नावा पावर लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। फॉलोइंग इश्यूज आर अंडर कंसिडरेशन। ये चीजें डिस्कस हो रही थी। नाबाहा में साल ख़त्म होने से 15 दिन पहले, नहीं 1.5 महीना पहले, हमारी फैक्ट्रीज के अंदर आग लग गई धमाके की वजह से, और कुछ लोगों ने आके कहा है कि भाईजान हमें पैसे दो। उसकी डिटेल ये है, 7 एम्प्लॉयज़ इंजर हुए हैं 30 जून से पहले। 7 इंजर तो सारे ही 15 मई को हुए होंगे ना। इंजर तो सारे ही 15 धमाका जब 15 मई को हुआ है तो इंजर भी 15 मई को हुए होंगे। तो ये तो नहीं कि 15 मई को धमाका हुआ है, 17 मई को कोई बंदा आके कहे मुझे कुछ हो रहा है। तो 7 इंजर्ड एम्प्लॉयज मेड क्लेम बिफोर 30 जून 17 एंड फर्दर 3 मेड इन जुलाई 17। मैंने कहा था डेट्स को इग्नोर करें, ये हमारा स्टैंडर्ड है IS 10, इसलिए फिलहाल ये मत देखें कब कितने कौन आए, साल से पहले आए या बाद में आए, इसको जरा साइड पर रखते हैं, इन चक्रों को जरा छोड़ें। कितने लोग आ गए हैं भाईजान? 10 लोग आके क्या कह रहे हैं भाईजान कि हम इंजर हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं? इंजर हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉयर, हमने लॉयर को फोन किया, यार बंदे आ गए हैं जो डर था, और वो इंजर भी हुए हैं और अपने जख्मों को साथ लेके आए हैं, तो हम उनके जख्मों पे मरहम भी नहीं लगा पा रहे, क्या करें? लॉयर का ख्याल है कि NPL, तुम ये प्रोबेबिलिटी के तुम्हारा जुर्म हो इसका चांस 80% है, ये प्रोबेबिलिटी के तुम्हारा जुर्म निकले इसका चांस 80% है, ये प्रोबेबिलिटी के तुम्हारा जुर्म निकले इसका चांस 80% है। 80% चांस है कि तुम लायबल हो जाओ। बता दें हाई चांस है केस हारने का या लो? तो इस डब्बे को, सफे को नहीं भूलना, ये तो हमारा मेन सफे पे 224। तो इट मींस वी आर फीलिंग लायबल। प्रोविजन बुक होगी? ओके, प्रोविजन बुक होगी, प्रोविजन बुक होगी।
इफ एनपीएल इज फाउंड नेग्लिजेंट, और जब तुम नेग्लिजेंट हो जाओगे तो तुम्हें हर एक को कितने मिलियन देने पड़ेंगे? 1 मिलियन। इस 1 मिलियन को पे 80% नहीं लगाना, ये 1 मिलियन पता है क्या है? ये 1 मिलियन है कि 80% चांस है तुम केस हार जाओगे, और अगर हार गए तो फिर हर एक को कितने देने पड़ेंगे? 1-1 मिलियन। तो बनाएं जी, इधर कौन हो गया? एनपीएल। इधर कौन हो गए? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज नहीं, अभी सबर, अभी सबर जी मोहतरम। बता दें कि इधर नहीं, अभी क्या जल्दी है आपको, क्या जल्दी है? 10 बंदे इंटू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन। 10 मिलियन की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 10 की। अभी तक तो हमें सवाल में 2 पार्टीज लग रही थी, अभी तो 2 पार्टीज लग रही थी, लेकिन जब हमने देखा सवाल को जाके तो सवाल में एनपीएल, एम्प्लॉइज और इंश्योरेंस कंपनी में निकल आई। 80% ऑफ पे आउट्स, व्हाट आर पे आउट्स? 10 मिलियन। 80% ऑफ पे आउट्स ऑफ 10 मिलियन, 80% ऑफ पे आउट, व्हाट इज पे आउट? 10। क्या कर रहे हो? बाहर निकालो। 80% ऑफ पे आउट्स आर रिकवरेबल। यार ये जो रिकवरेबल का लफ्ज है, आर रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या फीलिंग आ रही है? एसेट साइड पे आके देखें, आर रिकवरेबल। इंश्योरेंस कंपनी वाले कभी इनकार नहीं करते, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराई होती है तो उनसे तो लेने हैं पैसे आपने। तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे लेने हैं, मैंने बताया था आपको, वो आपके रिकवरेबल हुआ करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड, इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरेबल है। अब बता दें, इज इट वर्चुअली सर्टन? अच्छा, अब ये वर्चुअली सर्टन है। इधर क्या बनाऊं जिससे हमने पैसे रीइंबर्स कराने जाना है? ये अम्मी की तरह कोई चीज है, इंश्योरेंस कंपनी। इधर से हमें क्या होने? इनफ्लो। कितना? 10 इंटू 80% इज इक्वल टू 8। अब मुझे जर्नल एंट्री का रूल बताएंगे आप, अभी P&L का रूल बताएंगे या बैलेंस शीट का? पहले जर्नल एंट्री का रूल बताएंगे। जर्नल एंट्री का रूल अभी हमने क्या पढ़ा है? यार मुझे इंग्लिश पढ़ लेने दो ना। द अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रीइंबर्समेंट, वो ये वाली होने लगी है, ये वाली। द अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रीइंबर्समेंट shall not be greater than provision। अल्लाह का शुक्र है हमारी पहले ही कम है। The amount recorded for reimbursement shall not be greater than amount of provision। Yes, it can be less, आगे तो आसान है। P&L में 10 माइनस 60 चला जाएगा, 2 रुपए, और बैलेंस शीट में 8 अलग नजर आएगा और 10 अलग नजर आएगा। डन। तो इसमें क्या मसला हो रहा था? आपसे क्यों नहीं हो रहा था? अब समझ लगे? दोबारा पढ़ लें। 7 इंजर्ड एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने 30/17 से पहले आके कहा है, और कुछ ने 30/17 के बाद आके कहा हमें पैसे दो। लॉयर के मुताबिक केस हारने का चांस 80% है। तो यार वो पुराने रूल नहीं भूलने, पुराने रूल वो जो डब्बे डुबे थे। ये तो रीइंबर्समेंट में तो 3 नए रूल पड़े हैं ना, एक जनरल एंट्री का रूल पड़ा है, एक एसेट का रूल पड़ा है, एक P&L बनाने का रूल पड़ा है। ये तो नए रूल पड़े हैं, पुराने रूल लगाने हैं पहले जी। पैसे देने का चांस हाई है, लो है? हाई है, तो पैसे देने की एंट्री कर लें। लेकिन मिलने का चांस इंश्योरेंस कंपनी से कंफर्म है, हाई चांस नहीं है। रिकवरेबल मीन जाके मैं लूंगा। तो आप बता दें क्या करें? एक्सपेंस वाली भी एंट्री कर दें, रिसीवेबल वाली भी एंट्री कर दें। पॉइंट 2 पढ़ें जरा। Additional 4 employees made claims before 30/17 seeking compensation for the stress। कहते यार हमें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब से धमाका हुआ है ना तो अंदर आग सी लगी हुई है हमारे, पता नहीं क्या। यानी कि उस धमाके से बाहर भी निकल आया हूं, फिर भी मुझे ख्वाब आ रहा है कि जैसे धमाके हो रहे हैं। तो जब से धमाका हुआ है ना, तब से ऐसे मैं दीवाना वार सड़कों पे फिर रहा हूं। और अब डायरेक्टर्स पूछ रहे हैं भाईजान इंजर हुए हो? दिखाओ जरा, चेक कराओ। नहीं इंजर नहीं हुआ, बस एक आग सी लगी हुई है मेरे अंदर। हमने लॉयर को फोन लगाया, भाईजान अब कोई बंदे आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आग सी लगी हुई है अंदर, क्या करें इनकी?
पैसे लेने की आगे Additional 4 employees made claims before 30 June 2017 seeking compensation for the stress rather than injury. इंजरी कोई नहीं हुई, हम वो आपको दिखा नहीं सकते, हम इंजरी नहीं हुई, हमें बस स्ट्रेस हो रहा है। अगर ये क्लेम भी सक्सीड हो गए, अगर जज साहब को इन पे भी रहम आ गया, इफ दीज क्लेम्स द लीगल एडवाइजर इज ऑफ द व्यू दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 0.7 मिलियन, तो हर एक को 7-7 लाख रुपए देना पड़ेगा। 28 लाख हमें यहां से ठुक जाना है, तो हर एक को 7-7 लाख रुपए देना पड़ेगा। हाउएवर अकॉर्डिंग टू लीगल एडवाइजर कहता, लेकिन अंदर की बात बताऊं, ये पाकिस्तान है, चांस दैट एम्प्लॉइज विल सक्सीड, इसका मतलब ये नहीं है कि चांस दैट वी विल लूज इज 30%, एक ही बात है ना। इफ दे विल सक्सीड देन वी विल लूज, तो इस तरह पेपर में उसे नहीं कहना चाहिए कि दे विल। हमारा सवाल हो रहा है ना, हमारे एतबार से करें, इसको हमारे एतबार से कन्वर्ट करें। एम्प्लॉइज विल सक्सीड की जगह इसको आसान कर लेते हैं ना, एनपीएल विल लूज। इंग्लिश ना आसान कर लिया करें पेपर में, एनपीएल विल लूज, समझ आए थे, आसान करिए। अच्छा जी, हाउएवर अकॉर्डिंग टू लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर के मुताबिक एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट दैट दीज, सॉरी मैं किधर नहीं, हाउएवर अकॉर्डिंग टू लीगल एडवाइजर द चांस दैट दीज कहां से हो गया, द चांस दैट एनपीएल विल इज, ले जी हमारे हारने का चांस सिर्फ 30% है। अब बता दें जी, हमारे हारने का चांस सिर्फ 30% है। अब बता दें जी, अगर हमारे हारने का चांस 30% है तो क्या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या प्रोबेबल? अब मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल वाले को तो पैसे देने ही नहीं, तो अम्मी से जाके किस मुंह से पैसे मांगेंगे? सोच रहे हैं ना, तो अम्मी से जाके किस मुंह से पैसे मांगेंगे? अब तो खर्चा ही बुक नहीं हो रहा। आप बता दें, अब कहानी तो सारी यही रहेगी, लेकिन पिछली कहानी में यहां प्रोबेबल था और यहां वर्चुअली, इस कहानी में यहां पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो मीन्स एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, रादर इट विल बी डिस्क्लोज्ड एज अ contingent liability giving brief nature of event and estimate of financial effect। भूल गया बात है ना, गिविंग brief nature of event and estimate of financial effect। यार अब इंश्योरेंस कंपनी की जर्नल एंट्री कितने से करें? इंश्योरेंस कंपनी की जर्नल एंट्री की तुक्की नहीं बनती ना, क्योंकि एक जर्नल एंट्री के लिए रूल है, हमने पढ़ा हुआ, द रीइंबर्समेंट और रिसीवेबल shall not exceed the amount of। अब इंश्योरेंस कंपनी का चीफ के कह भी दे कि तूने 80% मैं तुझे दे दूंगी, तो हम कहें अभी हमने अगले को ही नहीं देने, तो पता तो तू हमें दे देगी, तो क्या करेंगे हम उसका? तो इसलिए अगर इंश्योरेंस कंपनी कह भी रही है कि मैंने 80% पैसे, भाई जनेते से ये कर लो, अगर इंश्योरेंस कंपनी कह भी रही है कि 80% पैसे जो है वो मैंने आपको दे देने हैं, तो मैंने तो लाइबिलिटी वाली एंट्री बुक नहीं की। अगर कोई दीवाना मस्ताना, अकल का दीवाना वर्चुअली सर्टन समझकर, मैं मान रहा हूं वर्चुअली सर्टन है, वर्चुअली सर्टन समझकर इसकी एंट्री कर भी देगा, तो ऐसी सूरत में उसे स्टैंडर्ड लेके गया होगा, स्टैंडर्ड से ये लाइन निकल के चपेट मारेगी और वो एंट्री सही कर लेगा। द अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रिसीवेबल, इसको रिसीवेबल लिखें क्योंकि घर में समझ नहीं आएगा, पहला दिन है ना आज। द अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रिसीवेबल shall not be greater than amount of provision। Why I cannot book receivable? Though it is recoverable, though it is virtually certain, but I will not book it. Why? No provision. So no journal entry। इधर भी हालांकि वर्चुअली सर्टन है, लिखें इधर वर्चुअली सर्टन। यार वर्चुअली सर्टन पे है ना, तो वैसे तो वर्चुअली सर्टन के लफ्ज़ है ना रिकवरेबल का मतलब, वो सही आप बात कर रहे हो, लेकिन ये एंट्री अल्लाह का शुक्र हम करेंगे नहीं किसी भी सूरत में पेपर में। जरा देखते हैं आई कैप कैसे इसके सोल्यूशन दे रहा है।
दोनों का पढ़ लें सोल्यूशन, बस फिर खत्म करें। दोनों का सोल्यूशन जरा पढ़ लेते हैं कैसे दे रहा है आईकैप सोल्यूशन। एक तो वो पुरानी वाली बातें लिखनी है ना, पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज रिलायबली एस्टिमेट। तो वो तीन बातें तो प्रोविजन की लिखनी है ना, वो जो पहले पढ़ी हुई हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट वाले जो दो पैराज नए पढ़े हैं वो भी। तो पहले का जवाब देख लें पहले। As on 30/17, NPL should record a provision of 10 injured employees because the reporting date there is present obligation. Reporting date का मतलब है balance sheet date. There is a present obligation in respect of a past event. past event. Past event क्या है? NPL's lawyer estimate debt. अब reliable estimate लग रहा है यार। ये तीन ये बातें, ये पैरा अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना और भूल गया हुआ है, तो ये पैरा मैंने आपको कहा था कि इस पैरे में ना ये लाइनें लिख के आनी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल एस्टिमेट। तो ये दो तीन बातें वो लिखने लगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? रीइंबर्समेंट की। तो रीइंबर्समेंट की बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे, पहले जो पुरानी अंग्रेजी है वो तो हम ठोक दें इधर। As on 30/17, NPL should record a liability of 10 employees because at balance sheet date there is a present obligation in respect of past event. Injuries suffered from explosion occurred before year end. NPL's lawyer estimate debt probability being negligent is 80%, which is considered as probable. 80% means probable. Therefore, a provision should be made for a total payout of 10 million. Therefore, इधर 10 मिलियन मिटा दिया मैंने। Therefore, a provision should be made for 10 million. ये वाली साइड डिस्कस होगी। इस साइड पे आपने वर्चुअली सर्टन वाली को डिस्कस करने, जनरल एंट्री वाली बात को भी डिस्कस करने, बैलेंस शीट वाली बात को भी डिस्कस करने, P&L वाली बात को भी डिस्कस करने। इस साइड पे अब वो रीइंबर्समेंट वाली सारी बातें डिस्कस होंगी। हो सकता है कि अपने सोल्यूशन में कम चीजें लिखी हों। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 80% ऑफ कॉस्ट इज रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, सो इट इज वर्चुअली सर्टन। क्योंकि रिकवरेबल का लफ्ज था, इससे मैंने डिराइव किया कि रिकवरेबल का मतलब होता है वर्चुअली सर्टन। According to IAS 37, NPL should record a separate asset of 8 million. बैलेंस शीट वाली बात होगी। इन SOCI प्रोविजन को लिखें 10 रुपए, मे बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ 8 रुपए, मे बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ 8 रुपए, और छोटा सा बना लें P&L। द प्रोविजन मे बी शोन नेट ऑफ एसेट, 2 रुपए का खर्चा नजर आएगा। एक बात कौन सी नहीं लिखी आई कि अपने सोल्यूशन में जो लिखनी चाहिए थी, द रीइंबर्समेंट शुड बी रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन, लेकिन शायद वो 8 रुपए ऑलरेडी कम था उससे, शायद इस वजह से नहीं लिखी, लेकिन वो भी लिखनी चाहिए थी। और इधर तो पहली गेम ही नहीं है, तो दूसरी गेम की तरफ शायद जाना तो दूर की बात है। इधर तो पहले में ही ब्रेक लग गई। एज पर लीगल एडवाइस देयर इज ओनली, ये फिक्रा तो सवाल से उठा लिया करेंगे आप। एज पर लीगल एडवाइजर देयर इज 30% चांस। ये ना एक एक सिनेरियो सबके याद करते हैं, ये वाला सवाल याद कर लें। अब आज के बाद जब भी रीइंबर्समेंट आई ना, तो ये वाली अंग्रेजी फिर यूज हो जाएगी। तो एक एक सिनेरियो की अंग्रेजी जरा याद करते रहें, ताकि रेपिटेटिव बार बार अंग्रेजियां याद ना करनी पड़े। जाके लिख लेंगे इसको। पता नहीं, बड़े बच्चे वादा कर या आप जैसे 100 200 बच्चे क्लासों में वादा करते थे, इसको जाके लिख लेंगे। लेकिन अगर कंसोलिडेशन का सवाल होमवर्क में दे दो, वो आप खुशी से कराएंगे, और इसे जाके लिखने को कहो, आई क्या भी कहते हैं फिर आजा। एज पर लीगल एडवाइजर देयर इज ओनली 30% चांस। ये मैं जरा ये पिछली दफा यार, ये FAR2 मार्किंग प्लान फाइनल अकाउंट थे, सफ़ा नहीं बना हुआ, एक लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का पैटर्न ये भी बनाया हुआ है, कभी आपको दिखाएंगे। IAS 1037 17 नंबर, 19 नंबर, 7 8 नंबर, 15 नंबर। अच्छा, फाइनल अकाउंट 20 नंबर, 8 नंबर, कंसोलिडेशन 20 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर। तो बच्चे कंसोलिडेशन IAS 1037 इधर से कोई 30 नंबर 35-40 की उम्मीद लगाते हैं, और लीज और IAS 12 से मिला के 50 नंबर का पेपर हमारा इधर से ही हो जाए। लीज IAS 12, कंसोलिडेशन और IAS 1037। लेकिन कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, पैटर्न बदल भी सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। IAS 12, IFRS 16, IAS 38, और ये जो स्टैंडर्ड है इनमें से सिर्फ छोटा सवाल आता है 8 नंबर का। IAS 41, IAS 21, IFRS 8, ये भी पढ़ना है, IFRS 9 और एथिक्स।
पुरानी स्कीम में IS 8 से भी सवाल आता था, लेकिन अब नहीं आता। ये है, आपको मैं दिखा दूंगा अगर आपने तस्वीर लेनी है किसी दिन। अब ये इसकी क्या तस्वीर लेंगे, तो नज़र भी नहीं आनी। MCQs है ना ऊपर, इसलिए इसको छोड़ो परे। MCQs के अलावा अगर आप देख लें तो इस तरह बनेगी कोई तस्वीर। क्या हुआ? अच्छा, अब अगली अटेम्प्ट का भी बना लें। हमारी दफ़ा क्या आना है? अच्छा, वो अगली दफ़ा वाला को इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के सारे सवाल करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ईद की छुट्टियों में। अच्छा, ये दूसरे वाले का पढ़ लें। एज पर लीगल एडवाइजर देयर इज ओनली 30% चांस दैट क्लेम लॉज्ड अगेंस्ट द कंपनी फॉर अनड्यू स्ट्रेस विल सक्सीड, सो पेमेंट ऑफ 2.8 million is possible obligation. Consequently, NPL should disclose this as a contingent, giving brief description of event and estimate of। ओ भाई, अम्मी के पास भी नहीं जा रहा ये शर्मा के सवाल वाला। क्यों नहीं जा रहा अम्मी के पास शर्मा के? उधर कुछ दे के ही नहीं आया। वैसे सूली तौर पे शायद कुछ लिख देना चाहिए था इससे, लेकिन अम्मी के पास जाने की भी उसने लिफ्ट नहीं कराई। क्यों? अगले से जाके अगले ने कहना है क्या हुआ है जी, शायद दे दें, चपेड़ मारो, शायद दे दें, चल ना तू पैसे ले देना। ठीक है जी, अब होमवर्क सुन लें। होमवर्क कोई इफ्रिक का सवाल ले लेना। कल कर लिया था वो लेमनेड। पक्की बात आया करें, मुझे किया था तो हाथ खड़ा करें। ऊपर वाले बच्चे हाथ नहीं खड़ा करते। वेल डन। अच्छा जी, 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क में देने हैं। क्वेश्चन बैंक किधर है? एंड पे। यार एक तो ये क्वेश्चन कीजिएगा, पेज 300 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 300 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, और एक आपको रिवैल्यूएशन मॉडल का देना है। अफसोस आज मैं घर से नहीं देख के आया, ये सवाल टाइम लग रहा है, मादरत। पेज इधर है कोई सवाल? इधर पर है? ये वाले हो गए हैं सारे? नहीं है? क्वेश्चन 8 ये शायद हो। पॉज करो यार, शुरू करना है। पेज 263 क्वेश्चन 8 ये मस्ट करना है। पेज 263 क्वेश्चन 8। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह फिर 2 दफ़ा मिलते हैं। ओके, 3:15 ही होगा।